वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा। क्या मुज़ाकरात जारी रहेंगे? बानी पीटीआई का अपनी सज़ा पर रद्द अमल। क्या अपना बयानिया अपने ही गले पड़ गया है? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का डिसीजन आखिरकार 3 बार डिले करने के बाद सुना ही दिया। बानी पीटीआई को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माना, उनकी अहलिया को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दिया गया है। अदालत ने क्या कहा, ये देखते हैं। बानी पीटीआई की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, उन्होंने कहा उसके वो मुर्तकिब पाए गए हैं। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत 14 साल की सज़ा सुनाई गई। बानी पीटीआई को 10 लाख जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद काटनी होगी। बुशरा बीबी को भी नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत सज़ा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की मावनत और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई पर 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जुर्माना अगर अदा ना किया गया तो बुशरा बीबी को भी मज़ीद 3 माह कैद काटना होगी। अल-कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत की तहवील में दिए जाने का भी हुक्म दिया गया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया। वकला सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर सके, ये फैसले में कहा गया है। अब देखते हैं 190 मिलियन पाउंड केस था क्या। बेसिकली पाकिस्तान के एक प्रॉपर्टी टाइकून ने 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया मुंतकिल किए। वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब इतनी बड़ी रकम की मनी ट्रेल उनसे मांगी तो वो नहीं दे पाए। बरतानवी एजेंसी ने ब्रिटिश कोर्ट के जरिए इस रकम को डर्टी मनी करार दे के फ्रीज कर दिया। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे। नैब के इल्ज़ाम के मुताबिक बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान को मुंतकिल होने से कबल शहजाद अकबर के जरिए उस प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा किया। एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने असर रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए वफाकी काबीना से एक क्लोज एनवेलप में यह मुआहदा मंजूर भी करवा लिया। इसके बाद 190 मिलियन पाउंड्स को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट यूज़ किया गया। इसके एवज बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की एक क्लोज कॉन्फिडेंट फरद शहजादी के जरिए इस्लामाबाद के करीब 240 केनाल्स अराजी हासिल की गई और जुल्फी बुखारी के जरिए इन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून से अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 448 केनाल अराजी हासिल की गई। इस केस में नैब अदालत इस्लामाबाद ने तकरीबन 100 से ज़ायद हेयरिंग्स की। 4 बार जजेस तब्दील हुए। 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया और इस केस में बानी पीटीआई को जिन लोगों ने विटनेस के तौर पे उनके काबीना के अरकान में से जिन्होंने फेस किया, उनमें जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक शामिल हैं। यूँ आज के फैसले के बाद एक और साबिक वज़ीर आज़म करप्शन के केस में सज़ा का मुस्तहिक ठहरा। इसका एक और पहलू भी है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे कबल नवाज शरीफ पैनामा केस में करप्ट और सज़ावार करार पाए थे। बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी भी स्विस केसेस भुगतते रहे हैं। और एक और सिनारियो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे कत्ल में फांसी चढ़ गए जिसको आज की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालती कत्ल करार देती है। आज के फैसले पे ऑफ कोर्स रिएक्शन आना था। पीटीआई की लीडरशिप ने मजम्मत की है और ये कहा है कि वो आला अदालत में जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई ने भी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बयान जारी किया है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप क्या कहती रही है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। एक औरत जो एक ट्रस्टी है, एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं, ये शर्म का मुकाम है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। दिस इज अ बेसलेस एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केस। इमरान खान की फैमिली को इस मुल्क में फलाही काम करने की सजा दी गई है। इस केस के आगाज से लेकर अब तक कानून और इंसाफ के तमाम असूलों को मुकम्मल तौर पे फरामोश किया गया। हम इस सजा को, जिसे हम रिजेक्ट करते हैं, हमें महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये सजा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट के लोग कैसे खुश ना नज़र आते। काफ़ी खुश नज़र आए, मिठाइयाँ बांटते नज़र आए। कहा कि करप्शन का ताना देने वाले आज खुद करप्ट करार पाए हैं। लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल भी देखते हैं।
190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। अपील का हक इनको हासिल है। डे 1 से ओपन एंड शट केस था, करप्शन साबित है। ये सजा जो सुनाई गई है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ उनको। जो फैसला आज आया है इस पर कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस था कि इसकी सजा से नहीं बचा जा सकता। बगावत हो या करप्शन, इस पे कोई माफी नहीं होगी। केस का ये फैसला एक्सपेक्टेड था। सब लोग इसको ओपन एंड शट केस कह रहे थे और आज वो वैसा ही साबित हुआ। पहले ये कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से कि अगर ये फैसला सुना भी दिया जाता है, बानी पीटीआई को सज़ा हो भी जाती है तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन आज रिएक्शन कुछ और था। शौकत यूसुफजई ने साफ कहा है कि इन हालात में तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकेंगे, लेकिन बात मुज़ाकरात से आगे की है। ये जो केस है इसने ये डिफ़ाइन किया है और जो बात बहुत अरसे से डिस्कस हो रही थी कि अगर कोई रायत पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है, किसी भी किस्म का रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है, वो उसको नहीं मिल सकता। जो मामलात अदालतों में हैं वो अदालतों में ही रिजॉल्व होंगे। तो उसके बाद आज जो ये स्टैंप लगी है इस सारे सिनेरियो पे, मुज़ाकरात किस बेस पे होंगे, कौन सी शराइत रखी जाएंगी, क्या वाकई बानी पीटीआई अपने आप को, अपनी ज़ात को इस सारे सिनेरियो से निकाल के सिर्फ बाकी के जो प्रिजनर्स हैं उनकी रहाई तक महदूद करेंगे, जुडिशल कमीशन मांगते रहेंगे, या हेयर ऑन एक हमें हॉल्ट नज़र आएगा मुज़ाकरात में। डिस्कस करते हैं सारे सिनेरियो को। हमारे साथ पीटीआई से बैरिस्टर उमैर न्याजी मौजूद हैं और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद कौसर काज़मी। बैरिस्टर उमैर, आपसे स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉइनिंग अस। जो आज का फैसला आया है, मुझे यूँ लगता है जिस तरह पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी। अलीमा खान भी ये कह चुकी थी कि आप सुना दें, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, और शौकत यूसुफजई ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर सज़ा हो भी गई बानी पीटीआई को तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बट ऑफ कोर्स कहने में और जब एक चीज़ होती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, और आज ऑफ कोर्स काफ़ी चार्ज्ड नज़र आए पीटीआई के लोग, लीडरशिप एंड ऑल दैट। अभी हेयर ऑन सिचुएशन किस तरफ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें, अडयाला के जो जेल ट्रायल हो रहा है उसकी एक हिस्ट्री है। अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं इमरान खान के, उनकी एक ही ट्रैक रिकॉर्ड आया है कि एक कन्विक्शन के बाद दूसरी, और एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के साथ एक मामलात चल रहे हैं। मगर आपने देखा कि जो भी कन्विक्शन ऊपर हाई कोर्ट गई है उसने स्टैंड नहीं किया। तो ये भी अल-कादिर ट्रस्ट केस वाली भी जजमेंट सस्टेन नहीं करेगी। मगर इस जजमेंट में जो मैं एक खुशाइन पहलू ये देखता हूँ कि जो लोग जो है ना डील और ढील की बात कर रहे थे, कम से कम वो अफवाहें आज दम तोड़ गई हैं। ऑलराइट, ठीक है, आप इसे चैलेंज तो करेंगे वो तो ऑफ कोर्स, बट सियासी मामलात का मैं पूछ रही थी, मुज़ाकरात का क्या स्टेटस देख रहे हैं आप? देखें, मुज़ाकरात तो चलेंगे। मुज़ाकरात में देखें दो ही डिमांड्स रखी गई हैं, जो 9 मई पे कमीशन, 26 नवंबर पे कमीशन और हसीन खान की रिहाई। अब गवर्नमेंट ने 7 दिन लिए हैं। 7 दिन में उन्होंने बताना है उन TORs पे वो एग्री करते हैं नहीं करते, कमीशन बनाते हैं नहीं बनाते, उसके बाद मामलात आगे चलेंगे। अगर तो गवर्नमेंट साइड से कन्वे ये होता है कि वो नहीं कमीशन बना सकते तो फिर मामलात बैठ जाएंगे, मामलात आगे नहीं चलेंगे। ओके, कौसर काज़मी साहब, वेलकम टू द शो। आप लोगों का क्या रिस्पांस होगा? 7 वर्किंग डे गवर्नमेंट ने कहा है, बट साथ ये भी कहा है कि ये तो पूरी एक चार्ज शीट है, ये डिमांड्स नहीं है। राना सनाउल्लाह ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज का फैसला आ गया, ऑफ कोर्स पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बट एट द सेम टाइम अगर वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट भी विलिंग होगी कि जो कुछ वो मांग रहे हैं कमीशन की शक्ल में वो उनको दे दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुनैरा, देखें, अभी बैरिस्टर साहब ने कहा अल-कादिर ट्रस्ट, देखें अल-कादिर बाद में आता है, पहले देखें कि ये केस है क्या। ये केस एक खुली और मेगा करप्शन का केस है, और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह चोरी और डाका नहीं डाला गया जिस तरह इसमें डाला गया। आप काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी लेते हैं, एनसीए का पैसा, एनसीए ने, अब कहा जा रहा है जी मलिक रियाज का पैसा था, और एनसीए ने उनका पैसा उनके कहने पे उसी अकाउंट में भेजा जिसका उन्होंने उस नंबर दिया था। देखें, एसेट रिकवरी यूनिट जो थी उसके हेड जाके मिल रहे हैं पेडिंगटन के अंदर, उनकी साहबजादी के घर मीटिंग्स हो रही हैं, 60 डॉर्चेस्टर होटल पार्क लेन में मुलाकातें हो रही हैं मलिक रियाज से दौरान
इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीजें तय होती हैं। अब मसला ये है कि जो काम ये खुद कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं जी, लम्हाए मौजूद में जो खुद चोरी कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था उस वक्त इमरान खान अपने सियासी हरीफों को चोर और डाकू कह रहे थे, और ऐन उसी वक्त मलिक रियाज से ढील जारी थी कि आपका पकड़ा जाने वाला पैसा किस तरह आपके जुर्माने की मद में अदा हो जाएगा, और बिल्कुल एज इट इज हुआ। बैरिस्टर साहब, मीनवाइल आई विल कम बैक टू यू। जो एक्स के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बानी पीटीआई का रिस्पांस आया है, उसमें उन्होंने एक दफ़ा तकरीबन वही स्टैंड दोबारा ले लिया है जो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फ़ौरन बाद लेते नज़र आ रहे थे। उन्होंने एक दफ़ा फिर हकीकी आज़ादी की बात कर दी है, वो एक दफ़ा फिर रेफ़र कर रहे हैं 1971 के हालात को एंड ऑल दैट। और जाहिर है जो लाइन वो लेते हैं फिर लीडरशिप भी वही लेती है। अगर तो ये वहीं पे सिचुएशन आके रुक गई तो फिर तो मुज़ाकरात का क्लियरली कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि जो बयानिया है उसको अलहदा करना पड़ेगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट से? बिकॉज बयानिया वी ऑल नो इट्स ऑल फॉर द मैसेज, फॉर द वोटर्स, वो तो चल ही रहा है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुंचना है, फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो वही उसको सेपरेट करना पड़ेगा उन चीज़ों से जो आप टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। इज़ दैट पॉसिबल? अच्छा देखें खान साहब, बेसिकली ओवरऑल देखें इदारों में इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इदारों के अपने हदूद में काम करने की बात कर रहे हैं। अगर हम अदलिया का ही देख लें, आज के जिस तरह से फैसले के एक जिंदा मिसाल सामने है, ठीक है, कि मतलब अलकादिर शुरू किधर से होता है। वन हाइड पार्क किसका था? हसन नवाज़ का। हसन नवाज़ ने किसको बेचा? मलिक रियाज को बेचा। किस अमाउंट पे बेचा? डबल द अमाउंट बेचा। ठीक है, करप्शन को तो हम प्रोब ही नहीं कर रहे, हमने खुली छूट दी हुई है, इस मुल्क में जो करप्शन करना चाहे वो करे। बात है कि जो बंदा हकीकी आज़ादी की आवाज़ उठाए, जो अवाम की आवाज़ उठाए, उसको हमने बंद करना है, उसको हमने सियासत नहीं करने देनी। देखिए स्पेस म्यूचुअल क्रिएट करनी पड़ेगी। एक खाली क्रिटिसिज्म से हम इतना अनॉयड हो जाते हैं कि हम लोगों के राइट्स की तरफ नहीं देखते। मतलब एक तरफ लोगों के घरों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की चार दीवारी पामाल हो रही है, लोग फिज़िकली टॉर्चर हुए, तो वो सारी सिचुएशन क्या आवाम से ढकी छुपी है? फिर उससे बड़ा जो डाका डला 8 फरवरी का, क्या वो कई महज़िब माशरों में होता है? कहने को हम जमहूरियत हैं, ठीक है, मगर है कि जिसने वोट दिया उसका वोट भी नहीं काउंट हुआ। तो ये सारे फ्लॉज मौजूद हैं। तो इमरान खान ने तो फिर भी इस सिस्टम को स्पेस दी है। लेकिन 26 नवंबर के बाद इमरान खान या ये कहते कि जी मेरे खून का हिसाब दें और दोबारा जो है ना पार्टी को कहते कि जी आ जाएं, क्या वो मुनासिब था? कि या अब जो ऑप्शन खान साहब ने टेबल पे रखी हैं कि जी इन्हें डायलॉग में इंगेज करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑप्शन दी, और ऑप्शन भी बुरी नहीं है। देखिए ना 9 मई पे कमीशन बनाने पे क्या है बात है? FIRs तो आपने काट ली, आपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बंद करने थे, कर लिए, सारा प्रोसेस आप अपनी मर्जी से चला रहे। क्या हिस्ट्री ने? मेरा इस पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 9 मई डायरेक्ट कॉन थी विद द एस्टैब्लिशमेंट, और फर्स्ट टाइम आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हो गया। अब उसके ऊपर अगर कमीशन आप गवर्नमेंट से बनाने को कह रहे हैं तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट उसमें टोटली इररेलेवेंट है, बिकॉज जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टग ऑफ वॉर वहाँ से स्टार्ट हुई है उसको सेटल गवर्नमेंट क्या करा सकेगी, ये एक और क्वेश्चन है। तो क्या ये रियलिस्टिक गोल्स हैं जो टेबल पे रखे जा रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड्स की शक्ल में? देखिए रियलिस्टिक इस सेंस में, देखें आपने अभी मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्शन देखी, देखें उसकी वजह से पूरे मुल्क की कितनी सुबकी हुई कि देखें आप खुद सिग्नेटरी हैं, आपने जो चार्टर साइन किया है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे, आपने के कोर्ट्स की क्या डेफिनेशन है उसमें डिफाइंड है, आपको GSP प्लस स्टेटस उन्हीं चीज़ों से लिंक्ड मिला है। मतलब आपने अपने उसमें सब चीज़ों को ख़तरा डाल दिया। इमरान खान तो आपको मौका दे रहा है इस सिस्टम में चीज़ों को रिजॉल्व करने का। देखें 9 मई से PTI नहीं डिनाई कर रही कि 9 मई का वाक़या हुआ नहीं है, मगर उसके कौन किरदार हैं कम से कम वो इस कौम को पता चलना चाहिए कि आया जिस तरह ये इल्ज़ाम दे रहे हैं PTI पे वो दुरुस्त है या जो वर्जन। काज़मी साहब मैं पहले आपकी बात नहीं सुन पा रही थी। ये जो सारा आज का सिनेरियो क्रिएट हुआ है इसके 2 आउटकम हैं। एक तो ये कि बैक टू पेविलियन, उसी तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और वो सब कुछ शुरू हो जाए जो आज हुआ। बाय द वे नून लीग के रहनुमा जो हैं वो सारे, वो जाहिर है उनको वो वक्त याद आया जब पैनामा का केस डिसाइड हुआ था और आपके लीडर को करप्ट कहा गया था। आज PTI के लीडर को करप्ट कहा गया है और कोई आम किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, एक कोर्ट ने कहा है।
तो अब हेयर ऑन पॉलिटिशियंस के हाथ में गेम है और गवर्नमेंट के हाथ में गेम है कि यहाँ से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है कि ये इसी तरह सर्कुलर चलाते रहना है। आपको चीज़ें किस तरफ जाती नज़र आ रही हैं? अच्छा, मसला ये है कि एमसीए को सबसे पहले तो अलकादर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा बैरिस्टर साहब ने, ये बहुत बात का मामला है। मैंने ये कहा कि ये वो लम्हा मौजूद वाला मामला है ना, जो चीज़ ये कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम ये हमेशा दूसरों पे लगाते हैं। जब खान साहब एक तरफ अपने सियासी हरीफों को चोर डाकू कह रहे थे, एन उसी लम्हे वो मलिक रियाज का जो पैसा एनसीए ने पकड़ा, जो डर्टी मनी थी, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर बरतानिया के कानून के तहत, बाकी ममालिक में भी ऐसा हुआ। आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान के वो हेड ऑफ स्टेट बैंक थे उनका जो पैसा पकड़ा गया, उनकी रियासतों को लौटाया गया। अब मलिक रियाज ने ये तस्फिया किया एनसीए के साथ, इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो लें और आउट ऑफ कोर्ट मेरे साथ सेटलमेंट करें, जो कि ऐन कानून के मुताबिक होता है। वो पैसे फिर पाकिस्तान को लौटाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे जाते हैं। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो एसेट रिकवरी यूनिट था इमरान खान साहब का बनाया हुआ, वो वहां पे काम कर रहा था। आपको याद होगा कि वहां के सहाफियों को पाकिस्तान ला के उनसे इमरान खान के हक में उनके सियासी हरीफों के मुखालिफ आर्टिकल्स भी लिखवाए गए थे। अब ये चीजें तो हमने देखी एमसीए की। अब जब पैसा आ जाता है तो फिर 2021 के अंदर बुशरा बीबी के जो साइन थे, वो सिविक सेंटर कोई बैंक ब्रांच है उसके अंदर, जो उन्होंने साइन किए लगा, और ये साबित हुआ वहां पे कि वो इस जुर्म में बिल्कुल शरीक थी। और ठोस नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद 1 साल के तवील अरसे में अलकादर ट्रस्ट का और ये मेगा करप्शन जो पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी करप्शन थी, उस पर फैसला होता है। तो इसको आप किसी सियासी इंतकाम से नहीं जोड़ सकते, ना ही जो पहले सियासी फैसले या कोई सियासी रहनुमाओं को सजाएं दी गई उनके साथ इसका कंपैरिजन बनता है। लेकिन काज़मी साहब आगे भी तो बढ़ना है ना। अब आगे कैसे हेयर ऑन, अगर आपने भी गवर्नमेंट चलानी है तो आप लोगों की भी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो रोज़ की एजिटेशन होती है और रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी जगह पे सेटल हो, चाहे बहुत छोटे लेवल पे हों। तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत तैयार है? आज तो दोबारा बड़ी फ्यूलिंग स्टेटमेंट्स आ गई ना, तो अब हेयर ऑन जाना किस तरफ है? दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क टू बोथ द पार्टीज। देखिए ज़ुनैरा, मैंने बल्कि हमेशा ये कहा कि किसी की जात के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते, किसी की चोरी डाका छुपाने के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर आप ये कहते हैं जी कि जो जितनी भी करप्शन हुई है या शवाहिद के बाद लोगों को सजाएं दी गई या सजाएं होने जा रही हैं, उनके हवाले से किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उनको रिलीज कर दिया जाए, तो ये हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है। इस पे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? चले जुडिशल कमीशन भी आप बना लें, जुडिशल कमीशन के अंदर भी वही पहले आप लोगों को डिसऑन करते थे, फिर जब उन्होंने रहम की अपील के बाद उनको छोड़ा गया, आपने उनके गले में हार पहना के अपने उसको इंपोज किया है। क्या सारी दुनिया ने नहीं देखा? अभी जब ये वाला मामला सामने आ चुकी है, ये पॉइंट मैं आगे लेके जाऊंगी डिस्कशन के लिए। ओके, डिस्कशन को यहाँ पे जरा रोकते हैं फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वेलकम बैक। इस्तेकाक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट 4-1 से कह चुकी हुई है। और अभी नहीं, अपील आपने फैसला देखा है? आपने कोई एक कॉन्विक्ट का फैसला दिखा दें तो फिर आप अपील की बात कर दें। अपील कौन सी गई है? अपीलों के कागजात दिखा दें। बात है कि हम सारा बात है कि हम देखें नहीं, ये देखें ना, एक्सेस की बात नहीं, एक्सेस किसी की भी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट की डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट वो होती है जिसके फैसले सामने हो, जो एविडेंस मौजूद हो, कौन गवाह पेश हुआ किसी को कोई पता है, किसी ने ऑब्जर्व किया उस ट्रायल को। देखें, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स गवर्न करते हैं। फिर कोर्ट्स किस तरह से फॉर्मुलेट होती हैं, आर्टिकल 51 उस पर बड़ा क्लियर है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर इस तरह से करने लगे कि देखें, हमारी नेशनल असेंबली पे भी तो हमला हुआ, वहाँ से MNAs अगवा हुए, क्या स्पीकर ने उधर सजाएं दी? ठीक है, एक वाकया हुआ, बात है, उसका एक फोरम है एंटी टेररिज्म कोर्ट, आपने पर्चे किए, एंटी टेररिज्म की तहवील में लोग गए, उन्हें वहाँ प्रोसीड करते, वहाँ ट्रायल करते, वहाँ आपने क्यों नहीं किया? आपने खुद उस फोरम को अवेल नहीं किया। बात है सिस्टम के अंदर रहने की बात है। देखिए, लोगों के राइट्स हैं, लोग अपने राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए एजिटेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, स्ट्रीट्स पे भी आवाज़ उठाएंगे, मगर उनको आप उस तरह से लिंक कर दें कि नहीं वो अपने लिए बोले ही ना, तो ये फिर किस तरह का माशरा हम बनाना चाह रहे हैं? काज़मी साहब, जो मामले अदालतों में हैं और जिन पे केसेस चल रहे हैं, अगर उनको साइड पे कर दें
तो कौन सी वो पॉसिबिलिटीज़ रह जाती पे पीटीआई के साथ बैठ के बात किया जा सकता है, इंगेज किया जा सकता है? बिकॉज अगेन द 7 डेज़ डेडलाइन वो क्रॉस हो जाएगी, जुडिशल कमीशन बनना, उसके TORs बनना, और उनकी तरफ से जो डिमांड आई है उसमें तो TORs ऑलमोस्ट डिफाइन है कि दिस इज़ हाउ वी वांट इट। तो मैं विलिंगनेस जानने की कोशिश कर रही हूँ कि गवर्नमेंट की विलिंगनेस कितनी है, या ये सोच प्रिवेल करती है कि ठीक है ओपोनेंट है, अगर तो बहुत कोई मुनासिब सी चीज़ दे के इनको खामोश कराया जा सकता है फॉर ऑप्टिक्स तो वो कर देंगे, बट बड़ा रिलीफ कोई नहीं हम देंगे इनको, कहीं अकोमोडेट नहीं करेंगे। देखें जी, बड़ी चीजों से तो ये जो चीजें कहते थे कि मैंडेट चोरी हो गया, फॉर्म 47 की हुकूमत है, बेख्तियार लोग हैं, अर्दली हैं और इनसे क्या बात करनी, देखें वो सारे बयानिए तो उन्होंने खुद खत्म कर दिए ना। जब आपने उन मुतालबात से आप पीछे हटे तो फिर वो हमें याद आ जाता है 35 पंक्चर का मामला और उसके बाद 4 हलकों वाली बातें, और फिर खान साहब ने खुद ही कह दिया था कि ये सियासी बयानात थे। और ऐन मुमकिन है कि इस वक्त जो रियासत को बदनाम करने का एक सिलसिला जारी है कि गोली चली, लाशें गिरी, लोग गिरे, ना ये दुरुस्त अंदाज में मिसिंग लोगों की तादाद दे सके हैं, ना जिनको ये शहीद करार दे रहे हैं, जाम बहाक करार दे रहे हैं, उनके हवाले से कोई पक्का नंबर इन्होंने अभी हुकूमत पाकिस्तान को दिया है जी। तो ये तो सारी चीजें हैं। अभी एक साथ ये वो सिविल नाफरमानी वाला मामला, फिर उसके बाद तरसीलात ज़र, फिर इन्होंने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें रद्द किया और तारीख की बुलंद सतह पे गई तरसीलात ज़र। कल इन्होंने बरतानिया में जुनेरा क्या किया? अब एक तरफ आप इनका रवैया देखें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात देखें। कल पार्लिमान बरतानिया का कह के उनके कमेटी रूम के अंदर, जो आप भी अपने किसी बच्चे के भाई बहन की सालगिरह पे बुक कर सकती हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको बुक करा के ये तासुर दिया गया कि बरतानवी पार्लियामान में इमरान खान के हक में कोई प्रोग्राम होने जा रहा हुई है। बिल्कुल। और वहां पे लोगों को बिठा के झूठी कहानियां, हमें पता है कि वहां पे जो लोग थे, हमने 14-15 साल उन लोगों को देखा है कि किस बंदे ने अपने असाइलम के लिए वहां पे एप्लीकेशन डाली हुई है। ऐसे अपराध को वहां पे बिठा के झूठी कहानियां बयान किया गया कि रियासती इदारों ने हमारे घर वालों को जदोकोब किया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हमारे घर वालों को उठाया गया, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस तरह की झूठी कहानियां बना के जब आप रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, तो ऐसी सूरत में मुज़ाकरात की जो संजीदगी है उसको आप कैसे ले सकते हैं? सबसे बहुत शुक्रिया सैयद कौसर काज़मी साहब, बैरिस्टर उमैर न्याजी, बहुत शुक्रिया दोनों तरफ के। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अगर नैरेटिव की बात करें, जो कि 2013 के बाद पाकिस्तान के मीडिया स्केप पे, पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, हर जगह डिस्कोर्स में सबसे ज़्यादा ये वर्ड डिस्कस हुआ है, उसकी वजह ये है कि एक नैरेटिव बना और बिका और हमने फिर उसके असरात भी देखे। लेकिन क्या उस नैरेटिव ने उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल जमात को फ़ायदा दिया, पाकिस्तान को फ़ायदा दिया, सियासत का नुकसान किया? ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूछने पड़ेंगे। 2013 के बाद पीटीआई का जो एंटी करप्शन नैरेटिव था वो खूब बिका। बानी पीटीआई, पार्टी अरकान, अवाम, हमें लगा कि जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या द ओनली रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ करप्शन। एक पॉलिटिकल पार्टी का ये काम होता है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग करे, लेकिन यहाँ मसला ये था कि वो नैरेटिव ऑर्गेनिक नहीं था, वो बोरोड था, वो बना कहीं और था और उसको बेच कोई और रहा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया गया, ना कि मुल्क के इंटरेस्ट में। इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ से ताल्लुकात क्या ख़राब हुए, पीटीआई को लगा कि उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो गई है, और बानी पीटीआई को ये लगा कि शायद ये उनका बहुत एक लॉन्ग अवेटेड पॉलिटिकल विजडम है और कैरिज्मा है जिस पे इस्टेब्लिशमेंट भी कन्विंस हो गई है और लोग भी कन्विंस नज़र आते हैं। और लोग यूँ कहना चाहिए जोक द जोक पार्टी में शामिल होने लगे। फंडिंग करने वाले इलेक्टेबल्स से लेके स्पॉन्सर्ड धरनों तक सब कुछ इतना आइडियल था कि अगर कोई उनको ये रियलिटी बताने की कोशिश भी करता कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, तो वो क्यों समझने की कोशिश करते। एक पेज था ही इतना अट्रैक्टिव, और फिर इसी कॉन्टीन्यूटी में 2018 में पीटीआई को हुकूमत भी मिल गई। सारा स्क्रिप्ट वही है जो आज पीटीआई को जाली और पॉलिटिकल लगता है। नवाज शरीफ के पैनामा केस से अल कादिर ट्रस्ट केस तक मामला सिर्फ इतना है कि कब कौन मकबूल हो जाए और कौन मुजरिम, टेबल्स कब टर्न हो जाएं, कोई नहीं जानता। कल तक दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले आज खुद एग्जैक्ट अल्फाज अपने बारे में सुन रहे हैं। तो क्या कहीं कोई ये सोच रहा होगा, कहीं ये चीज़ प्रिवेल कर रही होगी कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? मुश्किल है कि कोई सोच रहा हो। 2022 के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद
बहुत भरपूर एंटी इस्टेब्लिशमेंट मुहिम में बयानिए का सारा जोर साजिश पे था। अमेरिका ने भी साजिश की और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी साजिश की, लेकिन आज 2025 में ना अमेरिका साजिशी है ना इस्टेब्लिशमेंट। ढके छुपे अल्फाज में भी और खुले अल्फाज में भी दोनों से ही मुफाहमत की ख्वाहिश है। तो फिर मान लेना चाहिए कि करप्शन का बयानिया भी उतना ही सच्चा था जितना एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी यूएस बयानिया। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही रहने दें। सादिक और अमीन, सीरतुन नबी, पीरी मुरीदी, इस्लामी टच जैसे रिलीजियस टूल्स शायद वक्ती पॉपुलिज्म ज़रूर आपको दे सकते हों या मकबूलियत तो दे सकते हों, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और यही वो लेसन्स हैं जो आज की मिठाइयाँ बांटने वाली गवर्नमेंट को भी याद रखने चाहिए। बट ये एक ख्वाहिश ही हो सकती है, क्योंकि लगता नहीं है कि उनको वो सब याद है जो पैनामा केस में उनके साथ हुआ था। सज़ा के बाद, आज के केस में जो सज़ा सुनाई गई, उसके बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पे बानी पीटीआई के अगर बयान को देखें तो भी लगता है कि कुछ नहीं सीखा और 2013 का बयानिया वापस आता दिखाई दे रहा है। आपने घबराना नहीं है, ये दोबारा सुनने को मिला। वो आमरीत पे मबनी फ़ैसलों और हकीकी आज़ादी की दोबारा बात कर रहे हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने की दावत दे रहे हैं। 1971 की तारीख़, डिक्टेटर्स, कॉम्प्रोमाइज जजेस का जिक्र, ये सब बताता है कि पॉपुलिस्ट बयानिया जारी रखा जाएगा, लेकिन साथ साथ एम्पायर की उंगली उठने का इंतज़ार भी रहेगा। ये वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं और कुछ लोग इसे मानते हैं। यही वो फ़र्क है कि जब डायसेक्ट करने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो ये जेन्युइन तनकीद भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। बहरहाल डिस्कस करते हैं। दो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब और सना मिर्ज़ा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू फॉर जॉइनिंग अस। आमिर साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। कुछ नया तो नहीं हुआ। पैनामा केस याद आ गया मुझे, एक और वज़ीर आज़म को भी करप्शन पे सज़ा हुई थी। आज इमरान खान हैं, बानी पीटीआई हैं। ये होता यूँ है कि जो हालात होते हैं उसमें लेजिटिमेसी एकदम से क्वेश्चनेबल हो जाती है और फिर उसी का पॉलिटिकल लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। हो सकता है करप्शन की गई हो और उसी पे सज़ा हुई हो, लेकिन जिन हालात में जो आजकल का हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें फिर एक क्वेश्चन मिल जाता है ना लोगों को रेज़ करने के लिए कि ये तो विक्टिमाइजेशन है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर चीज़ें फिर चलती रहती हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? आपके सवाल मेरे ख्याल में जवाब भी बिना है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो मुझे आखिरी याद है कोई 188 के करीब या 90 के करीब जो है मुकदमात हैं, और उसमें से कई कि जो बहुत ही मतलब है ऐसे थे कि जो बड़ा मुतनाज़ा मुकदमात थे, जिसमें इद्दत का केस जैसे कि आप ले लें और जो है शुमार ऐसे केसेस हैं, तो उसमें होता ही कि जो आपका जेन्युइन केस होता है वो भी डाइल्यूट हो जाता है। एग्जैक्टली केस जो है ज़रा डाइल्यूट हो गया है इस हवाले से। और जब भी आप देखें कि जो इमरान खान सपोर्ट बेस है, मेरे ख्याल में उसको फर्क नहीं पड़ता कि बल्कि उनकी और ज्यादा स्टॉन्च जो है और उसके साथ मजबूती के साथ जुड़ेंगे उनके साथ, उनको उनके नजदीक जो है इमरान खान को एक निशाना बनाया जा रहा है। और वो ये भी सवाल करते हैं कि इस मुल्क में, जैसे कि आपने कहा कि माजी में बहुत सारे रहनुमाओं के ऊपर, सियासतदानों पे करप्शन के, बदनवानी के बड़े बड़े केसेस थे। लोअर कोर्ट में अगर उनको सजा भी हो गई तो फिर सुप्रीम जुडिशरी में वो सजा जो है कायम न रह सकी और ये सारे छूटते गए। अच्छा, इमरान पर ठीक है 190 मिलियन पाउंड का है, मुझे याद है कि ये है ना इल्जाम कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो है गलत अकाउंट में चले गए, उसके बदले जो है इनको ऐसी जमीन मिल गई कि जिसपे उन्होंने खैराती या चैरिटी एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी। लेकिन यहाँ तो सियासतदानों पे इस किस्म के भी केसेस रहे हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो मुल्क से जो पैसा है वो मुल्क से बाहर लेकर गए। और यहाँ पे अगर इल्जाम है कि जी एक कहते हैं तालीमी इदारा बनाया उन्होंने बकौल उनके कि रिश्वत की कमाई से या उनको नवाजा गया, तो यहाँ तो लोगों ने अपनी जायदादें खड़ी की, अपने कारोबार खड़े दुबई में, लंदन में, पेरिस के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे आपको सियासतदान मिलेंगे और फिर वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग जो है आज बिल्कुल दुलदुलाकर जो है बैठे हुए हैं और लोग फिर बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे कि जनाब ये सिलेक्टिव जस्टिस जो है उसकी वजह से आप उस पूरे अमल को जो है मुतनाज़ा बना देते हैं। फिर जिस तरह से ये आप देखें कि 3 बार ताखीर का शिकार हुआ, मौखर किया गया इसका फैसला सुनाना, ये भी एक सवालिया निशान है। तो बहुत सारी चीजें जो है इफ्स एंड बट्स हैं और जो अब तक हमारी प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेशन का कि सुप्रीम जुडिशरी में जाके ये लोग इन चीजों को साबित नहीं कर पाते। मैं बार बार 1-2 प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा, आप व्हाइट कॉलर क्राइम छोड़ें,
उज़ैर बलोच साहब पर कत्ल गारतगरी के अगवा के 75 मुकदमात थे और वो मुस्तकिल बरी होए जा रहे हैं। 64 में बरी हो गए, 64 मुकदमात में बरी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो सना आपकी तरफ आऊँगी, अब तो मामलात ऐसे हैं कि जो हायर्ड है वो इंतहाई पोलिटिसाइज्ड समझी जाती है। और हमने क्योंकि बहुत वाज़े देखा भी टिल्ट के एक वक्त में एक गवर्नमेंट है, एक पार्टी है जो विक्टिम बनी हुई है, मुस्तकिल उसी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, उसी के ख़िलाफ़ सारे वर्डिक्ट्स हैं, उसी के लोग जेलों में हैं। फिर सीन चेंज होता है, वो लोग कहीं और आ जाते हैं, टेबल्स टर्न होती हैं और फिर एक साइकिल चलता है। ये तो हकीकत है हमारी पॉलिटिक्स की। बट हेयर ऑन जो अल्लाह अल्लाह करके मुज़ाकरात की शक्ल में कुछ लगा था, सिर्फ लगा था कि कोई सैनिटी शायद माइंड्स में आई हो कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ताकि अगर कोई प्लान है, कोई इकोनॉमिक प्लान है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो रही है तो उसको बेहतर तरीके से आगे लेके जाया जाए। आज के इस फैसले ने क्या आपके ख्याल में उसको डैमेज किया है? और हेयर ऑन मुज़ाकरात किस बुनियाद पे होंगे, किस बेस पे होंगे? बहुत शुक्रिया जुनैरा आपका। देखिए, इस आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। मैं चाहूँगी मुख्तसर वक़्त में मैं उन 2-3 बातों पे रोशनी ज़रूर डालूँ। आपने पहले तो जुडिशरी की बात की है। देखिए, अगर हायर जुडिशरी कंट्रोवर्शियल है ना, तो जो लोअर जुडिशरी है वो करप्ट हो चुकी है। वहाँ पे रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म है। लेकिन अगर हायर जुडिशरी अपना एक बैलेंस बरकरार रखती, तो शायद सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर होती। हमें बहुत पुरानी बात नहीं करनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी साहब किस तरीके से पॉलिटिसाइज्ड हो चुके थे और किस किस्म के फैसले देते थे। साकिब निसार साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अता बंदियाल साहब कैसी मिसाल सेट करके गए। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब जो कि इंतहाई नॉन कंट्रोवर्शियल थे, उनको भी कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। तो मेरा ख्याल ये है कि इन जजेस ने ऐसी मिसालें कायम नहीं की जिसके फुटप्रिंट्स के ऊपर आगे आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं वो चल सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हद तक कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छा, ये तो जुडिशरी की बात है। अब आते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए, ये जो डिबेट हो रही थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की जरूरत है मुज़ाकरात होना, हुकूमत की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये फलसफा गलत है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को कनेक्ट किया जा रहा था कि वो सिर्फ 20 जनवरी तक का टाइम गेन करना चाहते हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा है। फ्रॉम डे वन उनकी 2 डिमांड्स थी जो कि आज तक कायम है। ये जरूर है कि उसमें कंस्ट्रेंट्स बहुत लगाई गई। आखिरी मर्तबा उसमें ये कहा गया कि अगर कमीशंस नहीं बनाए जाते, सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, तो मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये अप्रोच गलत थी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जिस तरह उनको पता था कि डिसीजन क्या आना है 190 मिलियन पाउंड का, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि फैसला जो भी आए लेकिन हम मुज़ाकरात को खत्म नहीं करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत ये कह रही है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या हमारी जरूरत नहीं है मुज़ाकरात, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये हुकूमत बखूबी जानती है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो तमाम की तमाम उसका महवर और मरकज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, उनके धरने, उनके एहतजाज है, चाहे अब वो सक्सेसफुल रहे हो या वो इंतहाई फ्लॉप शो रहे हो। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उन धरनों, उन तमाम एक्टिविटीज की वजह से आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर आपने उनको पॉलिटिकल पूल में रखना है तो आपको उनको बातचीत करके इंगेज करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन मुज़ाकरात से कोई हतमी नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन ये ऐसे मुज़ाकरात हैं जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को इंगेज कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इनको प्रोसीड होना चाहिए, जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये प्रोसीड कर जाते हैं, खासतौर पर जो लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगी कि जो आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल यह है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि अच्छे बच्चे की तरह एटलीस्ट मुज़ाकरात की मेज पर कुछ वक्त लिए बैठी रहे। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मुझे यूँ लगता है कि दोनों साइड्स ब्लंडर्स कर रही हैं। दोनों पॉलिटिकल साइड्स की मैं बात कर रही हूँ। वो इसलिए कि जैसे अभी सना ने कहा, वी ऑल नो कि स्टेबिलिटी के लिए दोनों साइड्स को उतना ही सीरियस होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक दूसरे को स्पेस एक तो देनी पड़ती है, और दूसरा स्पेस के साथ ही आप अपना दूसरे के साथ कोई एक तकाबली जायज़ा कह लें, वो साथ साथ करते रहते हैं। ये नहीं होता कि हर वक्त एक दूसरे के ऊपर फायर्स ही आप लोग करते रहें। अब ये फ्रेंडली फायर भी नहीं होते। आज की जो लैंग्वेज थी उसमें सर्टिफाइड झूठा तक कह डाला। मैं नाम नहीं लूँगी किस मिनिस्टर ने कहा है ये, लेकिन नून लीग की तरफ से जैसे बयानात आए हैं वो शायद नहीं आने चाहिए थे। बीइंग इन द गवर्नमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए। और फिर किसी के केसेस के ऊपर खुश होना, ये हम पहले 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट में देख चुके हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आर देयर एनी लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम ईदर साइड? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो खुसूसन हुकूमत को जो है सियासी बालिगुल नजरी का मुजाहरा करना चाहिए, और उसमें जितना ज्यादा वो रिस्ट्रेंट से काम लें। कि भाई अगर अदालत जो है, आपको पता, अगर आपका क्लेम है कि जी अदालत ऑटोनोमस है, हमारी खुद मुख्तार है, फैसला करी, तो उसको अपना काम करने दें। उसमें इजहार करना या खुशी के शादियाने बजाने जो है हुकूमत को जेब नहीं देता।
उसकी वजह से फिर एक और बात है कि पाकिस्तान के सियासी दर्जे हरारत को कम करने की दो कंपल्शन है हमारे पास। एक तो डोमेस्टिक, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि अगर हमें अपनी मईशत को ठीक करना है, हुकूमत को फोकस करना है डेवलपमेंट के ऊपर, तरक्की के ऊपर, तो आपको सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। दूसरा अंसर ये है कि जब पाकिस्तान के अंदरूनी तजादात बढ़ते हैं, नहरा आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आपकी फॉरेन अफेयर्स पे बड़ी गहरी नजर है, उसके नतीजे में होता ही कि जो दूसरे ममालिक हैं उनको मुदाखलत का जवाब मिलता है। और ममालिक भी होते हैं और उसमें वो ममालिक भी होते हैं जिनके कुछ अजाइम होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो आपके तजादात को फाइट कर रहे होते हैं। बाद औक़ात इंसानी हकूक़ के नाम पे, जमहूरियत के नाम पर हमने देखा है कि फौजी अदालतों के मसले पर जो EU का एक फर्म पोजीशन आई, अमेरिका की आई, बरतानिया की आई, ये तमाम चीजें हैं। तो वहां पर आपको, और फिर आपको ये भी पता है कि जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है और उसकी बड़ी तादाद जो है वो इन मामला से बड़ी नाला है, जो कुछ इस वक्त मसला है वो क्वेश्चन लेजिटिमेसी को भी। फिर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे जो सफीर हैं वाशिंगटन में, वो इस वक्त इंगेज करने की कोशिश करें कि जी अमेरिका के अंदर जो है लॉबिंग स्टार्ट किया उन्होंने भी फाइनली, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहां की जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी कोशिशों का रुख जो है वो दूसरी जानिब है और सफीर साहब का एक और जानिब है। तो दुनिया में ये नहीं हो, जब तक आप एक सिमत अगर फर्ज करें कि सफीर एक बात कर रहा और वहां पे जो बासर पाकिस्तानी है वो जाकर इस हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हो, तो कहां पर, आपको तो पता ही कि फिर कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा जो बैंडविड्थ है अभी अमेरिका के साथ बहुत कमजोर हो चुका है। हम पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका की बहुत अहमियत है, अमेरिका की तरजीहात में पाकिस्तान बहुत नीचे है। तो हमें फिर इस बात की जरूरत है कि भाई हम एक अपने अंदर एक इत्तेफाक राय रखें। यूँ कहना चाहिए, मैं आपकी बात से जो कंक्लूड कर रही हूँ वो ये कि यूँ कहना चाहिए कि हम मोस्ट इफेक्टेड कंट्री हैं व्हेन इट कम्स टू द जियोपॉलिटिक्स। हमारे ऊपर तो हर हाल में असरात आने ही होते हैं। सो पुटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। यू राइटली पॉइंटेड आउट। सना, आपको लगता है कि आज जो एक दफ़ा फिर बानी PTI हकीकी आज़ादी की तरफ लौट गए हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर उसी की बात कर दी है, आज फिर उन्होंने डिक्टेटरशिप की बात कर दी है, आज फिर कॉम्प्रोमाइज़ जजेस की बात कर दी है, उसके बाद वो बयानिया जो चोर डाकू का बयानिया था जिसने, मुझे कहने दें, बहुत डैमेज किया है हमारी सोशल फैब्रिक को, हमारी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, अभी वो नहीं हुआ था, ये आज दोबारा फ्यूल हो जाएगा कि इस तरह की बातें सुन के बानी PTI से? तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा रिस्ट्रेन उनकी तरफ से भी होना चाहिए था, अगर हम गवर्नमेंट के रिस्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो? मेरा ख्याल है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी कल ही तो खान साहब ने या उनके हवाले से ये स्टेटमेंट आया था कि एस्टेब्लिशमेंट से तो हम बातचीत करना चाहते थे बड़े अरसे से, लेकिन वही नहीं करना चाह रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि बातचीत हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे देते हैं लेकिन उसके बाद रियलाइज करते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल ये है कि खान साहब खुद बजाते अपने अंदर बुरे सियासतदान नहीं होंगे एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियंस, लेकिन जो उनके दाएं बाएं मुशीरान रहे हैं पिछले अरसा दराज से, उन्होंने कभी भी खान साहब को सही गाइड नहीं किया। और आप देख लें कि इस वक्त के सिनेरियो में जो चंद एक लोग उनको जेल में जाके, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, उनके भाई शामिल हैं, या फिर खासतौर पर फैसल वाडा साहब ने 2 मुलाकातें की हैं, ये लोग अंदर जाकर क्या समझाते हैं खान साहब को कि खुदारा अगर आपने पॉलिटिक्स में वापस आना है तो आपको अपने इस रवैये को बदलना होगा, अपने बयानात को बदलना होगा और बाहर बैठे हुए इंटरनेशनल ट्विटर अकाउंट को कंट्रोल करना होगा। ये वो चंद बुनियादी 3-4 चीजें हैं। जब भी कभी मुज़ाकरात में कोई बेहतरी के आसार आते हैं तो आपकी तरफ से ट्वीट आ जाती है। कहने का मकसद मेरा ये है कि जो तर्ज सियासत खान साहब इस वक्त कर रहे हैं उसमें यकीनन कुछ लोगों के मशवरे भी शामिल होंगे। जब उनको जेल भेजा गया था तो उनको लगता था कि वो चंद महीनों के मेहमान होंगे और उनके ये इर्द गिर्द जितना मजमा मौजूद था उसने कहा था कि आप जाएं, हम आपको चंद महीनों में बाहर ले आएंगे। लेकिन आज 1.5 साल गुजर चुका है, वो लोग तो शायद बाहर आ गए लेकिन खान साहब वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। तो मेरा ख्याल उनके पॉलिटिकल करियर्स कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। लेकिन अब इशू ये है कि खान साहब को ये समझना पड़ेगा कि अगर सिस्टम में रहना है तो सिस्टम को साथ आप सिस्टम से बाहर रह के उसको तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपको उसको तब्दील करना है तो आपको सिस्टम के अंदर वापस आना होगा। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ओवरसीज की बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान के जो सफीरान है वो कुछ और कर रहे होते हैं और पाकिस्तानी कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 20-30 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही पंजाब में, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ रहे, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रही। इन लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आया कि ओवरसीज लोगों को वोटिंग का हक होना चाहिए। लेकिन जब ये रियलाइज किया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी एक स्ट्रेंथ बनाई है और ये काम बहुत पहले किया गया था। ये जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आज तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमती जमातों से सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो सका। उसकी वजह ये कि इन्होंने उस चीज को तब अंडरस्टैंड किया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें बहुत ज्यादा अंदर उसके घुस चुके थे, पेनिट्रेट कर चुकी थी। अगर ये बल्कि सना, लेट मी से कि ये जो कीपैड वॉरियर्स क्रिएट किए गए,
ये भी और नैरेटिव्स भी कहीं और से आए और फिर वो इतना बिक गए कि मुझे कहने दें अब वो बैकफायर कर रहे हैं, अब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और ये पॉलिटिकल लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच आमिर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सोचना ही मुश्किल काम है मेरे ख्याल है, इट्स वेरी इजी टू रिएक्ट। जिस तरह आज रिएक्शन में एक दफ़ा फिर बहुत फ्यूलिंग स्टेटमेंट तो आ गई है बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से, बट उन्हें ये सोचना होगा और समझना होगा कि अगर उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि उनके कुछ कहने से एक इतना बड़ा उनका जो एक मजमा है जो उन्हें फॉलो करता है, उनका फ़ैन है, अगर वो कंट्रोल हो सकता है और उससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है तो लेट्स डू दैट। उससे उनके कद में इजाफा ही होगा और उससे स्टेट रनिंग में इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो वो रादर एक ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल रोल में सामने आएंगे और मेरे ख्याल है उसके बाद गवर्नमेंट को ज़्यादा टफ टाइम दे सकेंगे। बट अगेन इम्पल्सिव डिसीजंस, बोरोड नैरेटिव्स जब आपने खुद सोच के नहीं बनाए होते तो वो इसी तरह बैकलैश करते हैं। आई विल सी यू टुमारो।